एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाइथन का एक ब्रांड न्यू कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप बेसिक इंस्टॉलेशन से लेकर पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख रहे होंगे। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने C++, जावास्क्रिप्ट जैसी कोई चीज पढ़ी हुई है और अब पाइथन सीखना चाह रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरुआत से प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बना है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहें तो कॉलेज प्लेसमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में जैंगो जैसे फ्रेमवर्क्स के बारे में सीख सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसी चीजें सीख सकते हैं। इस वीडियो को करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है एक लैपटॉप और दूसरा है बहुत सारा एक्साइटमेंट। तो शुरुआत करते हैं अपने ब्रांड न्यू पाइथन कोर्स की। पाइथन एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज में यूज होती है। गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ऊबर जैसी बड़ी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं इंस्टॉलेशन के बारे में कि अपने लैपटॉप के अंदर, अपनी मशीन के अंदर पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है और हम एक्चुअली कोड जिस सॉफ्टवेयर पर कर रहे होंगे उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को विंडोज यूजर के लिए भी बनाया है और मैक यूजर्स के लिए भी बनाया है। तो आपकी जो भी मशीन है, आप नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से कौन सा इंस्टॉलेशन करने की जरूरत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे विंडोज इंस्टॉलेशन की। तो विंडोज के अंदर पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें python.org नाम की एक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक हमने नीचे नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो डाउनलोड्स पर जाकर हम पाइथन 3.10.0 को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को हम अपने फोल्डर के अंदर खोलेंगे। फिर एक बार हमें exe फाइल पर क्लिक करना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। अब जिस सॉफ्टवेयर को हम पाइथन लिखने के लिए यूज करेंगे विंडोज में, उसका नाम है पाइस्क्रिप्टर। पाइस्क्रिप्टर एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है जिसकी साइट पर हम जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर एक बार हमने उसे डाउनलोड कर लिया है तो उसके बाद हमारे पास एक विंडो शो अप होगी डिफरेंट ऑप्शंस की। तो विंडो के अंदर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। अब इंस्टॉल होने के बाद हमें फाइनली एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि हम क्या लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम कौन से फोल्डर को डिफॉल्ट बनाना चाहते हैं जहां पर हमारी पाइथन की फाइल सेव हो रही होंगी। हम नेक्स्ट क्लिक करते जाएंगे एंड फाइनली हम कर देंगे इंस्टॉल। अब सेटअप विंडो के अंदर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमारे लिए हमारे पाइस्क्रिप्टर की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस मॉड्यूल को हम क्लियर कर देते हैं एंड अब शुरुआत से अपना पूरा का पूरा कोड लिखना शुरू करेंगे। अब पाइथन के अंदर कुछ भी आउटपुट करवाने के लिए, कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हमें लिखना पड़ता है प्रिंट एंड उसके बाद उसके अंदर हम लिखते हैं पूरी की पूरी स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की लाइंस हाईलाइटेड हैं, ये कमेंट्स होते हैं जो कोड का पार्ट नहीं होते एंड नीचे जो हमने प्रिंट लिखा है ये एक फंक्शन है। फंक्शन कोड का वो पार्ट होता है जो कोई ऑपरेशन हमारे लिए या कोई काम हमारे लिए करके देता है। फिर हमने यूज किए हैं पेरेंथेसिस। फंक्शंस हमेशा पेरेंथेसिस के साथ लिखे जाते हैं पाइथन में एंड उसके अंदर हमने वो लिख दिया है जो हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो वो लिख दिया है। अब हेलो वर्ल्ड को हमने डबल कोट्स के साथ लिखा है। तो पाइथन के अंदर जितना भी टेक्स्ट होता है उसको कोट्स में लिखते हैं। हम चाहे तो इस हेलो वर्ल्ड को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते थे, लेकिन सिंस मैं जावा C++ बैकग्राउंड से हूँ तो मेरी आदत ये है कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनको मैं डबल कोट्स से लिखती हूँ और जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे A, B, C, D उनको मैं सिंगल कोट्स में लिखती हूँ। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स में लिखना। अब ऊपर जाकर जो ग्रीन वाला रन बटन है उसको क्लिक करने के बाद हम अपना कोड को रन कर देंगे एंड नीचे हमारे लिए आउटपुट में आ गया है हेलो वर्ल्ड एंड ऊपर हमें अपने पाइथन का वर्जन भी दिखाई दे रहा है विच इज 3.10.0। अब ऊपर जाकर हेलो वर्ल्ड की जगह अगर हम हेलो कोडर्स प्रिंट करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। हमें बस लिखना होगा प्रिंट हेलो कोडर्स। इसको भी हम रन कर सकते हैं एंड अगर कुछ और प्रिंट करना चाहें तो एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी प्रिंट कर सकते हैं, दैट आई नो हाउ टू काउंट, जिसमें 1 2 3 4 5 6 हम नंबर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं और वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हम चाहें तो इस पूरे के पूरे पाइथन कोड को एक फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो फाइल में सेव करने के लिए हम जाएंगे फाइल पर, वहां पर करेंगे सेव एज और फिर अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे देंगे। अब बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल्स को .py से सेव करना पड़ता है, इसीलिए हम अपनी फाइल का नाम रखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम .py और इसको हमने कर दिया है सेव और ये नया नाम हमें अपने IDE के अंदर दिखाई दे रहा है।
अब इसके आगे के ट्यूटोरियल में मैंने पाईचार्म को यूज किया है क्योंकि मेरे सिस्टम पर वर्चुअल मशीन में विंडोज ज्यादा देर तक चल नहीं पाता है, इसीलिए आगे के कोर्स में जितना भी कोड लिखवाया हुआ है उस सारे के सारे कोड को सिंपली हमें उसी तरीके से लिखना है पाईस्क्रिप्टर के अंदर और बस रन बटन पर क्लिक कर देना है। हमारे लिए कोई भी एरर या कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। मैक ओएस के अंदर हम जिस एडिटर को यूज कर रहे होंगे उसका नाम है पाईचार्म। पाईचार्म को इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना है जेटब्रेन्स की साइट पर और वहां पर जाकर पाईचार्म को इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद जब उसे ओपन करेंगे तो हमें डायरेक्टली उसे ड्रैग करके अपने एप्लीकेशंस फोल्डर के अंदर डाल देना है और ओपन करते टाइम हमें सेटिंग्स को डिफॉल्ट में रखना है, इसीलिए सारी चीजों को हम ओके करते चले जाएंगे एंड फाइनली हमारे लिए हमारा पाईचार्म खुल जाएगा। तो पाईचार्म हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद शुरुआत करते हैं अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको खोलकर। तो यहाँ पर ऐसी सी एक विंडो हमारे पास अपीयर होगी। अब इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट्स जिसमें काफी सारी पाइथन फाइल्स को हम डाल सकते हैं। तो अपने लिए सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम, तो प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं अपना कॉलेज। और ये जो प्रोजेक्ट के नाम से पहले वाला पूरा पाथ है, ये वो पाथ है जहां पर हमारी जो प्रोजेक्ट है या हमारे प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो रही होंगी। तो जितनी भी पाइथन फाइल्स हम लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी यहाँ इस लोकेशन पर सेव हो रही होंगी। उसके बाद यहाँ से हम अपना एनवायरनमेंट चूज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, अगर हम अभी नए शुरुआत कर रहे हैं कोडिंग की जर्नी में, तो अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो बेस इंटरप्रेटर है उसको हमने पाइथन लिया था। अब ऑलरेडी जो है कंप्यूटर के अंदर पाइथन के दूसरे जो वर्जन है वो एग्जिस्ट करते थे, पर हमने जो नया लेटेस्ट इंस्टॉल किया था उसको हमने चूज कर रखा है। हो सकता है कि आप जब अपना पाईचार्म खोलें तो उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस ना आ रहे हो, उसके अंदर डायरेक्टली आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर पा रहे हो, सेटिंग्स में आपको चेंजेस ना करने पड़े, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं। अगर हमें ऑलरेडी एक पाइथन फाइल चाहिए जो सैंपल फाइल क्रिएट हो जाए तो हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी फाइल खुद से बनाएंगे तो इसको अनटिक करते ही शुरू करते हैं और यहाँ पर खुल गया है हमारा पाईचार्म। तो यहाँ पर हमारी जो पाइथन फाइल्स हैं वो कहाँ पर स्टोर होंगी? वो स्टोर होंगी इस फोल्डर के अंदर। ये अपना कॉलेज जो भी हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया हमारी लोकेशन पर और इस फोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स हम देख पा रहे हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हमें क्रिएट करनी है एक पाइथन फाइल। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और जाएंगे कि हमें पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। इस पाइथन फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमें रखना है फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम नाम रखते ही यहां पर एक पाइथन फाइल क्रिएट हो गई है और यहां पर ये फाइल खुलकर आ गई है जहां पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। अब आप ध्यान देंगे कि फाइल का जो नाम है वो है firstprogram.py। तो पाइथन की जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .py। जैसे अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा तो उसके अंदर या नोटपैड के अंदर विंडोज के अंदर हम .txt से फाइल को सेव कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट फाइल है, इसीलिए यहाँ पर पाइथन सेव होती है .py से। जैसे C++ फाइल सेव होती थी .cpp से, जावा होती है .java से, उस तरीके का कुछ एक्सटेंशन है। यहाँ पर हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट की कुछ फाइल्स हमारे पास स्टोर्ड हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारी पाइथन फाइल्स बन गई हैं तो उसके बाद कौन सी फाइल में जाना है, कौन सी फाइल में नहीं जाना, उस हिसाब से। पर हम एक ही फाइल पर काम कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ इस माइनस बटन को क्लिक करके इसको हाइड कर देते हैं। तो अब हम फोकस करेंगे सिर्फ अपनी पाइथन फाइल पर। अपने सारे के सारे जो पाइथन के प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर हम लिख रहे होंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट वाइज। अब हम लिखने वाले हैं अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम। अब ये वो प्रोग्राम होने वाला है जो बाकी लैंग्वेजेस में लोग सबसे पहले लिखा करते हैं, जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके सीखते हैं एक नई स्क्रीन पर। अब आप अगर पाइथन में कोड कर रहे हैं तो प्रोग्राम के अंदर कुछ आप कर रहे होंगे, लेकिन उस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो हमें कैसे दिखाई देगा उसको हम अभी सीखने वाले हैं। आउटपुट के लिए हमें लिखना है प्रिंट के बाद लगाएंगे पेरेंथेसिस। तो ये ब्रैकेट्स को हम पेरेंथेसिस कहते हैं। इनके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं जो भी हमें प्रोग्राम से प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाने वाले हैं हेलो वर्ल्ड को, और यहां पर ये जो डबल कोट्स हमने लगाए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्या होती है, जब भी कोई टेक्स्ट
कैरेक्टर जैसे ABCD, EFGH, @ हैश या फिर 1 2 3 4, इनको हम कोट्स में, डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो टेक्स्ट बन जाता है। टेक्स्ट यानी जिसको चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसा रहेगा। अब स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करवाना है तो इतनी ही स्टेटमेंट काफी है। एक छोटा सा की पॉइंट, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी आप इस स्मॉल p को बड़ा P नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, एक रेड लाइन आएगी सबसे पहले और फिर आएगा एरर, क्योंकि बड़ा P वाला कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, स्मॉल p से आप चीजें प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो पेरेंथेसिस हमने यूज किए ये दिखाते हैं कि प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। अब फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, उनको हम बाद में सीख रहे होंगे। अभी के लिए बस इतना सीख लेते हैं कि प्रिंट एक फंक्शन है जावा के अंदर, उसके अंदर जो भी हमें स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है उसको हम अंदर लिख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इस कोड को रन करेंगे। रन करने के लिए ऊपर एक रन ऑप्शन होता है, रन के अंदर आप रन जाकर क्लिक कर दीजिए, अपने फर्स्ट प्रोग्राम पर क्लिक करिए और यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है हेलो वर्ल्ड। अब काफी सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे आप रन पर जाएं तो यहाँ पर ये Ctrl+Shift+R इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। तो जो भी लोग मैक यूज कर रहे हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, विंडोज के लिए अलग शॉर्टकट होगा तो आप उसी हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे शॉर्टकट्स भी याद हो जाएंगे, तो ज्यादा जल्दी आपका कोड जो है कंप्लीट हो रहा होगा। अब हम सीखने वाले हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के बारे में। अब हमें पाइथन के अंदर अगर कोई डेटा स्टोर करना होता है तो उसको किस तरीके से स्टोर करेंगे। हमें पता है कि पाइथन के कोड के अंदर कोई भी अगर डेटा है तो वो इवेंचुअली जाकर कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। तो कंप्यूटर की जिस मेमोरी में जाकर डेटा स्टोर हो रहा है उसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ताकि अगली बार हमें पता हो कि उस लोकेशन पर जहां पर डेटा स्टोर हुआ था उसका नाम क्या है। तो इस नाम को हम वेरिएबल कहते हैं पाइथन के अंदर। वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं मेमोरी की वो लोकेशन जहां पर हमारा डेटा स्टोर्ड है। तो जैसे मान लीजिए हमें कोई नाम स्टोर करना है, तो नाम के लिए हमने वेरिएबल लिख लिया। वेरिएबल का नाम हम खुद से दे सकते हैं, वेरिएबल का नाम है नेम, और वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाना चाहते हैं एक स्ट्रिंग, तो स्टोर करवा देंगे नाम। इसके साथ मान लीजिए आपको एक और वेरिएबल बनाना है, आपने बनाया वेरिएबल एज। एज के अंदर आप स्ट्रिंग नहीं स्टोर करवाना चाहते, आप कोई नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो यहां पर हमने स्टोर करवा दिया है नंबर। अब क्या कर सकते हैं, इस नेम को हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब प्रिंट करवाने के लिए अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे लिए क्या प्रिंट होगा, एक बार देख लेते हैं। अगर हमने डायरेक्टली कोट्स के अंदर नेम को प्रिंट करवाया तो हमारे लिए डायरेक्टली नेम ही प्रिंट हो जाएगा, वो नाम वेरिएबल नहीं होगा। स्ट्रिंग्स के अंदर जो भी जाता है वो उसकी वैल्यू नहीं लेता, वो उसको वैसे का वैसा प्रिंट कर देता है। तो यहां पर हम लिख रहे होंगे नेम और इसको रन करें तो अब की बार प्रिंट क्या हुआ है, जो नेम के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया था। इसी तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं नाम के साथ अपनी एज, और यहां पर हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगी एज भी। अब ये जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं इसके अंदर एक बार अगर हमने वैल्यू दे दी तो उसके बाद हम उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, यानी नाम को चेंज करके अगर हमें कुछ और करना है या एज को चेंज करके अगर हमें कुछ और करना है तो उसके बाद वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और अब जो नाम और एज प्रिंट होंगे वो वैल्यूज अलग होंगी। तो इस हिसाब से अगर एक बार वेरिएबल बना लिया तो उसके अंदर की वैल्यूज चेंज भी हो सकती है। अब 4 मेजर टाइप्स के वेरिएबल के बारे में बात कर रहे होंगे पाइथन के अंदर। इनमें से सबसे पहला हमने सीख लिया कि स्ट्रिंग होता है, एक सीख लिया कि नंबर होता है। अब ये नंबर हमने यहाँ पर जो देखा ये एक इंटीजर नंबर है। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर 24 को 24.0 करना होता तो इस तरीके के नंबर को हम पाइथन में कहते हैं फ्लोटिंग नंबर, और ये था हमारा इंटीजर। अब एक चौथे टाइप के भी वेरिएबल होते हैं पाइथन के अंदर, उनको हम कहते हैं बूलियन। बूलियन डिफाइन करते हैं कि कोई चीज सच है या झूठ है। तो बूलियन के अंदर 2 टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो स्टोर हो सकता है ट्रू या स्टोर हो सकता है फॉल्स। तो यहां पर हमारी एज के हिसाब से मान लीजिए हमने लिख दिया इज एडल्ट, तो इज एडल्ट में हम लिख सकते हैं ट्रू। अब ये ट्रू पर रेड लाइन इसलिए आई क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है और ट्रू में एक्चुअली टी कैपिटल होता है, इसीलिए अगर हम केस का ध्यान नहीं रखेंगे, जिन चीजों को हमें कैपिटल रखना है उनको स्मॉल कर देंगे या स्मॉल वाले को कैपिटल कर देंगे तो फिर एरर आ सकता है। यहां पर हम ट्रू के अलावा फॉल्स भी लिख सकते थे अगर हमारी एज होती 18 से कम। तो कुछ इस तरीके से हम बूलियन वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं पाइथन में। अब पाइथन की स्पेशल चीज ये है कि पाइथन में आपको वेरिएबल डिफाइन करने से पहले नहीं बताना होता कि ये वेरिएबल कौन से टाइप का होने वाला है।
आप बिना किसी टाइप को डिफाइन किए हुए किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आप 2-3 स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हैं, बीच में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करने के काफी सारे नाम होते हैं। क्या रूल्स होते हैं वो आपको नीचे नोट्स के अंदर मिल रहे होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम आपको दे रहे होंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहला काम है कि हमें एक पर्सन डिफाइन करना है जिसका पहले हम फर्स्ट नेम लें और फिर लास्ट नेम लें। तो 2 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जिसका फर्स्ट नेम टोनी होने वाला है, लास्ट नेम स्टार्क होने वाला है। उसके बाद डिफाइन करना है एक एज नाम का वेरिएबल जिसके अंदर 51 ईयर्स ऑफ एज हम स्टोर कर रहे होंगे। उसके बाद होने वाला है इज जीनियस नाम का एक वेरिएबल। तो टोनी जो है वो एक जीनियस है, तो उसको आप बूलियन टाइप की हेल्प से कैसे डिफाइन कर रहे होंगे उसका हमें 3-4 लाइंस का एक कोड लिखना है। इस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो नीचे नोट्स के अंदर दिया हुआ है। तो पहले आपको एक्सरसाइज खुद से ट्राई करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। नेक्स्ट चीज जो हम सीख रहे होंगे पाइथन के अंदर वो है यूजर से इनपुट लेना। अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है पाइथन में तो उसको हम स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करवा दें। अब हम सीखेंगे कि कुछ लेना है अगर इनपुट में तो उसको यूजर से कैसे ले। तो उसके लिए यूज करते हैं हम एक इनपुट नाम का फंक्शन। इनपुट क्या करता है, इनपुट कोई भी वैल्यू इनपुट ले लेता है यूजर से। तो यहां पर मान लीजिए हमें इनपुट लेना है नेम। व्हाट इज योर नेम, यहां लिखा हमने क्वेश्चन मार्क। अब इस कोड को अगर रन करें तो यहां पर अब हम अपना नाम जो है उसको इनपुट कर सकते हैं। अब इस नाम को हमने इनपुट तो कर दिया पर इस प्रोग्राम ने इसको कहीं स्टोर ही नहीं किया, तो इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। नेम के अंदर स्टोर करा देंगे। इसको दोबारा रन करें तो यहां पर अब इसी नेम को हम नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट कर देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, हमने नाम इनपुट किया, उसको प्रोग्राम ने नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया और फिर नेम को हमने प्रिंट करवा दिया। तो यहां पर हमने जो नाम एंटर किया था विच वाज टोनी, वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, उसको वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और फिर वापस उसको यूजर को दिखाने के लिए उसको प्रिंट कर देते हैं। और अच्छे से प्रिंट करवाने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं हेलो और बीच में लगा सकते हैं प्लस साइन। तो इस प्लस साइन से क्या होगा, हेलो के साथ हमारी ये जो नेम वाली स्ट्रिंग है ये जुड़ जाएगी और ये दोनों जुड़कर प्रिंट होंगी। तो इस पूरे जुड़ने वाले प्रोसेस को प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर कॉन्कैटिनेशन नाम दिया जाता है। तो इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। रन करके यहां हमें अपना नाम एंटर करना है जो है टोनी। तो हेलो टोनी हमारे लिए पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है कि आपको यूजर से पूछना है कि व्हाट इज योर सुपर हीरो नेम, या फिर टोनी से आप पूछ लीजिए व्हाट इज योर सुपर हीरो नेम। तो वो अपने सुपर हीरो का नाम या अपने सुपर हीरो वर्जन का नाम एंटर करेंगे और आपको वो नाम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है और उसको स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, इसका भी सॉल्यूशन नोट्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे होंगे वो है टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी हम पाइथन में कुछ भी इनपुट करते हैं तो हमारे सारे के सारे जो इनपुट्स होते हैं वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आते हैं। यानी अगर हमने नंबर इनपुट करा लिया, अगर हमने फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करा ली, बूलियन इनपुट करा लिया, ये सारी की सारी चीजें किस फॉर्मेट में आएंगी हमारे पास, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। जैसे मान लीजिए हमने किसी की पुरानी एज जो है 2 साल पहले की एज उसको इनपुट कराया, तो उसको स्टोर कर देंगे किसी ओल्ड एज वेरिएबल में और यहां लिख देंगे अपना इनपुट फंक्शन एंटर योर ओल्ड एज। अब इस ओल्ड एज को हमें नई एज में कन्वर्ट करना है। नई एज में कन्वर्ट करने के लिए ओल्ड एज में क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे किसको, अपनी नई एज को। तो हमने क्या किया, एक ओल्ड एज वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनपुट लेकर अपनी पुरानी एज डाल दी। अब उस पुरानी एज में हमने 2 साल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए और इन दोनों का जो सम आया उसको हमने नई एज में डाल दिया। तो सम यहां पर भी प्लस की फॉर्म में लिया जाता है। तो इस 2 को हम ऐड कर देंगे अपने ओल्ड एज के साथ और उसको न्यू एज में स्टोर कर देंगे। तो इक्वल टू से क्या हुआ, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में चली गई और फिर प्रिंट करवा दिया न्यू एज को। अब जब भी हम ये चीज कर रहे होंगे एग्जीक्यूट, मान लीजिए ओल्ड एज थी हमारी 20, तो यहां पर हमारे पास आया एक टाइप एरर। टाइप एरर क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट यानी ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको नंबर मिल रहा है। यहां पर इसने 2 को तो एज अ नंबर ही लिया लेकिन ओल्ड एज को इसने एज अ स्ट्रिंग ले लिया। अब ओल्ड एज को एज अ स्ट्रिंग हमें नहीं भेजना, ओल्ड एज तो 20 हमने पास की पर इसने 20 को एज अ स्ट्रिंग ले लिया। मतलब
20 को कुछ इस तरीके से ये विजुअलाइज कर रहा है कोड, पर हम चाहते हैं कि ये इसको विजुअलाइज करे नंबर की फॉर्म में, तो उसके लिए हम टाइप कन्वर्जन करेंगे। टाइप कन्वर्जन के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इंट। इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, तो जो होल नंबर्स होते हैं, जो कंप्लीट नंबर्स है, -1 ये सारे मिला के जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, वो सारे इंटीजर्स हैं। इंट के अंदर पास कर देंगे ओल्ड एज, तो इस तरीके से इसका जो आउटपुट आएगा उसमें क्या होगा, ओल्ड एज स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर अगर हमने लिख दिया इंट, उसके अंदर ओल्ड एज पास किया और फिर कोड को रन किया, तो अब अपनी एज पास करेंगे तो हमारे लिए सही आउटपुट प्रिंट होगा, अब एरर नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट करने के फंक्शन है, अगर हम चाहें तो जो भी वैलिड वैल्यूज हैं उनको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं str फंक्शन को यूज करके। इसके साथ साथ हम बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। तो ये 4 तरीके के कन्वर्जन के बारे में हम बात कर रहे होंगे, जिसमें वेरिएबल्स, वैलिड जो वेरिएबल्स हैं उनको या तो हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट यानी वहां पर जहां पर डेसिमल है। जैसे अगर 18 हमारे पास एक नंबर है जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 18, अब हमने क्या किया, इस नंबर को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक बार देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। इसका आउटपुट आया 18.0। तो जो नंबर एक इंटीजर था जिसमें डेसिमल था ही नहीं, उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है हमारे कोड ने। तो इस तरीके से टाइप कन्वर्जन्स होते हैं पाइथन के अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पाइथन के अंदर प्रोग्राम्स किस तरीके से लिखने होते हैं। तो हम एक कोड लिखेंगे जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स का सम हम कैलकुलेट करेंगे, 2 नंबर्स का सम प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं फर्स्ट में स्टोर करवाएंगे अपना फर्स्ट नंबर। तो यहां कर लेते हैं इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। उसी तरीके से एक वेरिएबल बनाएंगे सेकंड के अंदर लिखेंगे इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और अब एक सम में क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड को स्टोर करवा लेंगे। अब इसका जो आउटपुट है वो नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं आएगा, पर एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, मान लीजिए एंटर करते हैं 2, उसके बाद एंटर करेंगे सेकंड नंबर 3। तो हमारे लिए क्या प्रिंट हुआ, अभी तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने सम को प्रिंट ही नहीं किया। तो यहाँ सम को प्रिंट कर लेते हैं, दोबारा से रन करते हैं। यहां पर प्रिंट हुआ 23। तो ये 2 और 3 का सम 23 क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट और हमारा जो सेकंड है ये दोनों अभी स्ट्रिंग है, इनको हमने अभी टाइप कन्वर्ट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हो गया है। फर्स्ट सेकंड से जुड़ गया है तो 2 के पीछे 3 जुड़ गया है। इसका कॉन्कैटिनेशन हटाने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो फर्स्ट को इंट में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को इंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सम कैलकुलेट करेंगे। इसको एक बार और रन करें तो फर्स्ट में पास करेंगे 2, सेकंड में पास करेंगे 3, आउटपुट आया हमारा 5। तो जैसे यहाँ हमने सम का प्रोग्राम लिख दिया कि 2 नंबर्स इनपुट हुए यूजर से, तो उन दोनों का सम कैसे लिखना है, वैसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हैं पाइथन में। अब मान लीजिए यहाँ पर इस प्रिंट से पहले हमें प्रिंट करवाना होता द सम इज, और यहाँ हम लिख देते प्लस, तो उस केस में डायरेक्टली प्रिंट नहीं हो रहा होता, उस केस में एरर आता कि स्ट्रिंग को इंट के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो ये जो सम है इसको भी हमें प्रिंट करवाने के लिए स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, तब जाकर हमारा जो सम है वो सही प्रिंट होता। अब पाइथन में हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग को यूज करने से पहले अपनी एक स्ट्रिंग हम डिफाइन कर लेते हैं नेम से, उसके अंदर स्टोर कर रहे होंगे टोनी स्टार्क। अब जैसे ही आप नेम डॉट टाइप करेंगे तो ये काफी सारी चीजें आपके लिए अपीयर करती हैं स्क्रीन पर, जैसे हमारे लिए हो गया इंडेक्स, काउंट, अपर, रिप्लेस, फाइंड। तो ये सारे मेथड्स कहलाते हैं, यानी हम स्ट्रिंग के अंदर काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो इन चेंजेस के बारे में हम अभी पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला चेंज जो हम स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं वो ये है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को अगर हमें अपर केस में यानी कैपिटल बना देना है तो उसके लिए एक मेथड एग्जिस्ट करता है। हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रिंग के बाद लिखना है डॉट अपर और उसके बाद पेरेंथेसिस। अब इसको सिंपली हमें करवा देना है प्रिंट। प्रिंट करवाने के बाद हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कैपिटल हो गए होंगे। अब ये जो डॉट अपर फंक्शन है ये डायरेक्टली हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करता, जैसे अगर हम उसके बाद नेम प्रिंट करवाएं तो वो नॉर्मल प्रिंट होगा। मतलब इसने एक नई स्ट्रिंग हमें रिटर्न करके दी जिसमें कैपिटल लेटर्स हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं छेड़ा।
ऐसे ही अगर हमें सब को लोअर में कन्वर्ट करना है तो लोअर लिख लेते हैं, तो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है फाइंड ऑपरेशन। अब एक स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी, कोई कैरेक्टर या कोई सब स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग का छोटा पार्ट अगर हमें सर्च करना हो तो उसके लिए हम सिंपली डॉट फाइंड लिख सकते हैं। तो मान लीजिए टोनी स्टार्क के अंदर हमें सर्च करना है फॉर कैपिटल S, तो यहां पर लिखेंगे प्रिंट नेम डॉट फाइंड, उसके अंदर पास करेंगे अपना कैपिटल S। अब स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के लिए पाइथन के अंदर हम डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, बट सिंस मैं C++ और जावा बैकग्राउंड से हूं तो मुझे जब कैरेक्टर्स डिफाइन करने होते हैं जो यानी सिंगल A, सिंगल B, सिंगल C, सिंगल @ तो मैं सिंगल कोट्स यूज करती हूँ। और जब स्ट्रिंग्स डिफाइन करनी होती हैं जैसे कोई वर्ड या एक सेंटेंस या एक पूरा का पूरा पैराग्राफ, तो मैं डबल कोट्स यूज करती हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कोट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम फाइंड करने वाले हैं इस कैपिटल S को अपने नेम के अंदर। अब ये जो फाइंड है ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को स्ट्रिंग के अंदर ढूंढेगा। अगर उसे वो मिल जाता है तो जहां पर जिस भी इंडेक्स पर मिलेगा ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और नहीं मिलता तो रिटर्न कर देगा -1। इंडेक्स क्या होते हैं? पाइथन के अंदर इंडेक्स होती है हमारी पोजीशन। जैसे अगर इस नेम स्ट्रिंग की बात करें तो इसके अंदर 0th पोजीशन पर आता है T, फर्स्ट पोजीशन पर आता है O, सेकेंड पोजीशन पर आता है हमारा N, थर्ड पोजीशन पर आता है Y, फोर्थ पोजीशन पर आता है स्पेस। तो जो भी इंडेक्सेस होते हैं पाइथन के अंदर वो शुरू होते हैं 0 से, यानी पोजीशन फर्स्ट से शुरू नहीं करते, 0th पोजीशन से शुरू करते हैं। ऐसा ही C++ में होता है, ऐसे ही जावा के अंदर होता है, पर काफी सारी ऐसी लैंग्वेजेस भी होती हैं जिनके अंदर इंडेक्स 1 से शुरू होता है। पर हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे 0 इंडेक्सिंग की। तो यहां पर इस कोड को रन करें अगर, तो S को इसने कहां पर फाइंड किया? इंडेक्स 5 पर। 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स 5 पर आता है हमारा कैपिटल S। मान लीजिए हमें स्मॉल s को सर्च करना होता तो उस केस में यहां पर रिटर्न होता -1, क्योंकि स्मॉल s हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं। उसके अलावा हम किसी सब स्ट्रिंग को भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्टार को फाइंड करना चाहते हैं, वो भी शुरू होता है हमारे इंडेक्स 5 से, लेकिन स्टार का अगर हमने s जो है वो स्मॉल कर दिया तो उस केस में हमारे लिए -1 प्रिंट हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमें काफी ध्यान देना है कि कौन से केस का जो कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है उसको हम सर्च कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है कि स्ट्रिंग के अंदर हम किसी भी पार्ट को उठा सकते हैं और उसको किसी और पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर टोनी स्टार्क की जगह अगर हमें मान लीजिए अपनी स्ट्रिंग के अंदर पूरे के पूरे टोनी स्टार्क को हटाकर उसको रिप्लेस करना होता आयरन मैन से, तो उसको कैसे करते? हम प्रिंट कर देते नेम डॉट रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना चाहते हैं? पूरे के पूरे टोनी स्टार्क को। किससे रिप्लेस करना चाहते हैं? आयरन मैन से। तो इसको रन करें, अब हमारे लिए क्या प्रिंट हो गया? आयरन मैन। लेकिन ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, तो हम प्रिंट करें अगर वापस से नेम, तो हमारा ओरिजिनल नेम प्रिंट हो जाएगा विच इज टोनी स्टार्क। अब मान लीजिए कि हमें स्टार की जगह अब आयरन मैन, टोनी आयरन मैन प्रिंट करवाना है, तो यहां से हम टोनी हटा देंगे तो स्टार को हम रिप्लेस कर रहे होंगे इस टर्म के साथ, तो अब हमारे लिए क्या प्रिंट हुआ? टोनी आयरन मैन। तो कुछ इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सबस्ट्रिंग को या इवन पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। कैरेक्टर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। टी को अगर हम रिप्लेस कर दें यहाँ पर एम से तो मोनी स्टार्क प्रिंट हो गया है। तो कैरेक्टर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब फाइंड फंक्शन क्या करता था? फाइंड फंक्शन हमारे लिए इंडेक्स लाकर दे देता था जिस भी पोजीशन पर उसको कोई कैरेक्टर या कोई सबस्ट्रिंग मिलती थी। लेकिन हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो सबस्ट्रिंग या कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं, हमें ये नहीं देखना कि उसका इंडेक्स क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम एक इन कीवर्ड को यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई डिक्शनरी होती है जो डिफाइन करती है कि ये वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डिक्शनरी का पार्ट होते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें पता है कि एप्पल एक वर्ड है, ऑरेंज एक वर्ड है। जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट का जब हम यूज करते हैं तो ये इनपुट एक कीवर्ड है। उसके साथ साथ हम प्रिंट को यूज करते हैं तो ये एक प्रिंट भी एक कीवर्ड है, तभी ये हमारे एडिटर में पर्पल से हाईलाइट हो रहा है। बाकी जो हम वेरिएबल खुद से डिफाइन करते हैं वो हाईलाइटेड नहीं है, वो सिंपली हमें व्हाइट में दिख रहे होंगे। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो हाईलाइटेड होते हैं। अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, वो ग्रीन में होती है। अब यहाँ पर हम ढूंढना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर या सबस्ट्रिंग को अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए इन फंक्शन का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रिंट
हम कैपिटल टी ढूंढना चाहते हैं इन नेम, तो हमारे लिए प्रिंट हो गया ट्रू। क्या हमारा जो कैपिटल टी एक कैरेक्टर है वो हमारे नेम स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में हमारे लिए प्रिंट हुआ है ट्रू। लेकिन हम यहां पर मान लीजिए एम को ढूंढना चाहें तो उसके लिए प्रिंट होगा फॉल्स, कि वहां पर एम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम ढूंढना चाहें एक सबस्ट्रिंग को कि स्टार का एग्जिस्ट करता है क्या नेम में, तो उसके लिए आएगा ट्रू। अब आयरन मैन को ढूंढे तो उसके लिए हमारे पास आएगा फॉल्स। तो कुछ इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स यानी बूलियन रिटर्न करवाकर भी सर्च कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे मैथ के अंदर हमने काफी सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे जब भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में मैथ्स की होगी, कि हमें प्लस करना होता था किसी को तो प्लस साइन का यूज करते थे, माइनस करना होता था दो नंबर्स को तो माइनस साइन का यूज करते थे, मल्टीप्लाई करना होता था तो मल्टीप्लाई करते थे। तो इन सारे ऑपरेशंस के लिए जो ऑपरेटर यूज होते हैं यानी ये जो साइंस यूज होते हैं इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं पाइथन के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो हमने मैथ्स में यूज किए थे। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा प्लस ऑपरेटर, तो हम क्या करेंगे प्रिंट कर देते हैं 5 + 2 को। तो प्लस ऑपरेटर से हमें सम दिखाई देता है, उसके बाद प्लस को रिप्लेस कर दे अगर माइनस से, तो ये यूज होता है हमारे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हो गया है 5 - 2, प्रिंट हो गया है 3। वैसे ही अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो यहाँ पर एस्टरिस्क लगा देते हैं, तो हमारे कीबोर्ड पर जो ये एस्टरिस्क का साइन है, स्टार का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोग्रामिंग में। तो 5 × 2 हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर डिवाइड करना है तो एक स्लैश लगा देते हैं, तो स्लैश का मतलब डिवाइड होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। इसको भी रन किया तो हमारे लिए प्रिंट हो गया 5 / 2 = 2.5। अब किन्हीं भी दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो हमारा रिजल्ट डेसिमल में आ सकता है या हमारा रिजल्ट एक इंटीजर आ सकता है। जैसे यहाँ पर हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे होते तो आंसर आता 5, लेकिन 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2.5। मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें डेसिमल के बाद वाले नंबर्स चाहिए ही नहीं, तो क्या करेंगे डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को हटाने के लिए, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए हम इस स्लैश को कर देंगे डबल अप। तो दो स्लैशेस जब हम लगाते हैं या दो डिवाइड के साइन जब हम लगाते हैं तो हमारा जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो हट जाता है रिजल्ट से। तो इसको रन किया तो अब 2.5 नहीं प्रिंट हुआ, सिर्फ 2 प्रिंट हुआ। अब इसके साथ साथ एक और ऑपरेटर होता है प्रोग्रामिंग में, ये जावा में भी होता है, C++ में भी होता है, पाइथन में भी होता है, जो मैथ्स के अंदर यूजुअली नहीं होता, वो है हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर। इसको मॉड्यूलो भी कहते हैं। तो ये जो परसेंटेज का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रिमाइंडर ऑपरेटर को। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं एक नंबर को दूसरे के साथ तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको रिटर्न करता है। तो इसको हम करवा लेते हैं प्रिंट। 5 / 2 का रिमाइंडर आया है हमारे पास 1। उसके साथ साथ एक और ऑपरेटर होता है जो होता है पावर ऑपरेटर। तो एक नंबर को दूसरे नंबर की पावर बनाने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, 2 एस्टरिस्क लगा देते हैं या 2 स्टार्स लगा देते हैं। तो यहाँ स्टार लगाया, इसका मतलब है 5 to the power 2 which is 25। इसको रन करेंगे तो हमारे लिए 25 प्रिंट होकर आ जाएगा। अब पाइथन के अंदर कुछ शॉर्टकट्स होते हैं चीजों को कैलकुलेट करने के, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसमें शुरुआत में हमने लिखा था 5। अब हमने क्या किया, 5 में 2 को ऐड कर दिया और इस पूरे के पूरे को हमने वापस i को ही असाइन कर दिया। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होता है पाइथन में उसको हम मिनिमाइज करके लिख सकते हैं, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं += 2। तो ये जो पहली लाइन है और ये जो दूसरी लाइन है इन दोनों का मतलब सेम है पाइथन के अंदर। ऐसे ही अगर हमें माइनस करना होता है तो -= 2 हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो =2। तो इसी तरीके से काफी सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उनको मिनिमाइज करके। अब पाइथन के अंदर एक छोटी सी बात कर लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जैसे 2 + 3 × 5, या तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो सकता है 2 + 3 मतलब 5 × 5 25, या फिर हो सकता है 3 × 5 पहले कैलकुलेट हो 15, उसमें +2 करें तो 17। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये डिपेंड करता है कि पाइथन के अंदर पहला ऑपरेटर कौन सा
प्रेसिडेंस ऊपर लेता है, यानी राज कौन से ऑपरेटर का चलता है, कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो बॉडमास का एक रूल होता है मैथ्स के अंदर, वैसा सा ही एक रूल पाइथन के अंदर भी होता है। अब जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का पूरा चार्ट है कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ऊपर आएगी, कौन से की नीचे आएगी, वो आपको लिंक में पूरा का पूरा डिफाइंड चार्ट मिल रहा होगा। यहाँ हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत में ये डिस्कस करेंगे कि जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस हायर होती है एज कंपेयर टू प्लस ऑपरेटर। इजीली यहाँ पर रिजल्ट आया 17। तो पहले 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 इसमें ऐड होगा। अगर मान लीजिए हमें 2 को पहले ऐड करना होता तो यहाँ ब्रैकेट्स लगा देते तो रिजल्ट हमारा आ जाता 25। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई भी प्लस से पहले होता, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 2.6। तो कुछ इस तरीके से प्रेसिडेंस हमारी होती है डिफरेंट ऑपरेटर्स की। अब एक और छोटी सी चीज के बारे में बात कर लेते हैं पाइथन में, ये है कमेंट्स। कोड का वो पार्ट जो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करता, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, मतलब ऐसी चीजें जो हमें अपनी स्क्रीन पर लिखनी होती है पर उनको कोड का पार्ट नहीं बनाना, उनको हमें मान लीजिए नॉर्मल इंग्लिश में ही लिखना है, उनको हम कमेंट्स कहते हैं पाइथन में। कमेंट्स को किस तरीके से लिखा जाता है, मान लीजिए हमने लिखा हैश, तो हैश के साथ सारे के सारे कमेंट्स शुरू होते हैं पाइथन में। उसके बाद हम लिख सकते हैं हेयर इज अ कमेंट। तो ये एक नॉर्मल इंग्लिश की लाइन है, पर यहाँ पर एरर नहीं आएगा, इंग्लिश की लाइन हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसे कमेंट बना दिया। अगर हम इसी लाइन को नीचे लिख देते तो यहाँ पर क्या आता, एक एरर आ जाता। तो नॉर्मल इंग्लिश हम पाइथन में कैसे लिख सकते हैं, कमेंट्स की फॉर्म में। अब कमेंट्स का यूजुअली काम क्या होता है, अब जब भी हम ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, स्टार्टअप्स में जाते हैं, या कभी भी अगर एक अच्छा कोड आप लिख रहे हैं तो आपका कोड किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई और भी पढ़ रहा होगा। अब उस व्यक्ति को समझ में आए कि आपके बड़े से लंबे से कोड का कौन सा हिस्सा क्या परफॉर्म करता है, उसके लिए आप हर हिस्से के ऊपर एक कमेंट लिख देते हैं। जैसे हमने बनाया था एक छोटा सा प्रोग्राम की 2 नंबर्स का हमें सम निकालना था, तो उसमें सबसे पहला कमेंट हमारा हो जाता टेकिंग इनपुट। टेकिंग इनपुट के बाद हम इनपुट ले लेते, तो फर्स्ट इज इक्वल टू इनपुट कुछ हम कर देते। उसके बाद हमारा जो सेकंड कमेंट हो जाता वो हो जाता कैलकुलेट सम। तो इस तरीके से अपने प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए हम कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब हम पाइथन के अंदर पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन यानी 2 चीजों को कंपेयर करना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब पाइथन के अंदर कंपैरिजन करने के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी आपने जो भी ऑपरेटर अप्लाई किया है उसका ट्रू आएगा आउटपुट या फॉल्स आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कंडीशन लगाई है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें प्रिंट करवाना है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। तो 3 क्या ग्रेटर देन 2 होता है? हाँ होता है, तो इसका हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन यहीं पर हम कर दें 3 इज लेस देन 2, तो ये लेस देन का कंपैरिजन ऑपरेटर है, उस केस में हमारे पास रिटर्न होकर आएगा फॉल्स। इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू का भी एक ऑपरेटर होता है, तो इसमें भी हमारे पास आएगा फॉल्स। पर अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें तो उसके लिए आएगा ट्रू। अब एक और कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो 2 वैल्यूज को कंपेयर करता है। तो अगर हमें कंपेयर करना है कि क्या 3 की वैल्यू 2 की वैल्यू के इक्वल है, तो उस केस में बीच में क्या लिख देंगे, इक्वल टू। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा कि 2 वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा फॉल्स, लेकिन यहाँ 2 की जगह अगर 3 लिख दें तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट में आएगा ट्रू। अब इक्वल टू हमने चेक कर लिया। एक नॉट इक्वल टू नाम का भी ऑपरेटर होता है। नॉट इक्वल टू करने के लिए आपको सिंपली एक इक्वल टू को हटाना है और शुरुआत में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। एक्सक्लेमेशन यानी नॉट। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे या फिर कॉलेज के अंदर DCS नाम के कुछ सब्जेक्ट्स चल रहे होंगे, उसके अंदर हमें पता चलता है कि नॉट लगाने से किसी भी वैल्यू का रिवर्स हो जाता है। तो पाइथन के अंदर भी जब भी हम एक्सक्लेमेशन या नॉट लगा देते हैं तो हर चीज रिवर्स हो जाती है। ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। तो अगर हमें कंपेयर करना है 2 वैल्यूज, तो 3 नॉट इक्वल टू 3 का हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो होगा फॉल्स, और 2 को अगर हम लिख दें तो उसका आउटपुट आएगा ट्रू। यानी 2 वैल्यूज जब इक्वल हैं और बीच में आ गया नॉट इक्वल टू तो उसका आउटपुट फॉल्स, यानी आप गलत कह रहे हैं। लेकिन 2 वैल्यूज अगर नॉट इक्वल हैं और बीच में भी नॉट इक्वल है तो उसका आउटपुट आएगा ट्रू। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन के अंदर 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर इस ऑपरेटर को 2 कंडीशंस दे दे,
मान लीजिए एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा, इफ एटलीस्ट वन इज ट्रू, तो प्रिंट करवा देगा ट्रू, नहीं तो दोनों अगर फॉल्स होंगे तो प्रिंट करवाएगा फॉल्स। तो अगर यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहें 2 इज ग्रेटर देन 3 और 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 3 रिटर्न करेगा फॉल्स और 2 इज ग्रेटर देन 1 रिटर्न करेगा ट्रू। तो हमारे लिए जो फाइनल आउटपुट रिटर्न होकर आएगा वो होगा ट्रू। अब इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है, वो होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ट्रू प्रिंट करवाएगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो जैसे प्रिंट 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा ट्रू। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन रिवर्स कर दें, मतलब एक को भी फॉल्स बना दे, तो हमारे लिए प्रिंट होगा फॉल्स। तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन के अंदर होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। जैसे अगर हम प्रिंट करवाना चाहें 2 इज ग्रेटर देन 3, तो 2 इज ग्रेटर देन 3 का आउटपुट आना चाहिए हमारे पास फॉल्स, लेकिन उसके सामने अगर हमने नॉट लगा दिया तो इसका आउटपुट आएगा ट्रू। अगर इसका रिवर्स कर दें तो वो चीज भी पॉसिबल है, जैसे ट्रू का रिवर्स हमारे पास नॉट की वजह से आ रहा होगा फॉल्स। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती है प्रोग्रामिंग में, जब भी हमें कोई कंडीशंस अप्लाई करनी होती है कि अगर ये चीज है तो ये काम हो जाए, नहीं तो ये काम हो जाए, इस तरीके की जब सिचुएशंस आती हैं हमारे पास कि अगर सन राइज कर रहा है तो हम प्रिंट करवा दें डे, सन सेट कर रहा है तो उसके बाद हम प्रिंट करवा दें नाइट। तो ऐसी जो कंडीशंस वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको हम प्रोग्रामिंग में पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स की हेल्प से। तो मान लीजिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एज, एज के अंदर स्टोर करा लेंगे 16 या शुरुआत में स्टोर करवाते हैं 19, और इफ कंडीशन को कैसे लिखना है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो इफ एल्स यूज करने के लिए हमें सबसे पहले कीवर्ड लिखना होता है इफ, उसके बाद अपनी कंडीशन लिखनी होती है, उसके बाद एक कोलन लगाना होता है। तो यहां पर हम कोलन लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि हम एक ब्लॉक ऑफ सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स अब लिखने वाले हैं। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यानी एक कंबाइंड स्टेटमेंट का जो पैक है वो हम लिखने वाले हैं। तो यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे यू आर एन एडल्ट, और अगली लाइन में प्रिंट करवा देंगे यू कैन वोट। जो कोडर C++ और जावा के बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए ब्लॉक ऑफ कोड्स यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में होता था। तो यहाँ पर ओपनिंग कर्ली ब्रेस लग रहा होता था, यहाँ पर क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, लेकिन पाइथन के अंदर हम ब्रेसेस नहीं लगाते ब्लॉक ऑफ कोड के लिए, यहाँ पर हम इंडेंटेशन करते हैं। इंडेंटेशन यानी प्रॉपर स्पेस देना। तो यहाँ इंडेंट किस तरीके से करते हैं, एक टैब का 4 स्पेसेस का हम स्पेस देते हैं इस कोलन के बाद। तो ये हमें बताता है कि ये दोनों लाइन तो इफ का पार्ट है, और इसके बाद अगर हमने बाहर कोई लाइन लिखी, मान लीजिए प्रिंट थैंक यू, तो ये जो थैंक यू है ये तो हर केस में प्रिंट होगा, ये दोनों लाइन तब प्रिंट होंगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो इसको एक बार रन करते हैं। रन करने से हमारी जो एज थी वो थी 19। इफ ने चेक किया कि अगर एज हमारी 18 से बड़ी है तो ये दोनों लाइंस हम प्रिंट कर दें, तो हमारे लिए दोनों लाइंस प्रिंट हो गई और थैंक यू तो प्रिंट होना ही था। अब यहाँ पर एज अगर 16 होती तो उस केस में सिर्फ थैंक यू प्रिंट होता, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती। अब हम सिर्फ एक ही इफ कंडीशन नहीं लगा सकते, हम उसके अलावा बहुत सारी इफ कंडीशंस लगा सकते हैं। तो अगले वाली इफ कंडीशन हम लगाएंगे एलिफ। एलिफ यानी एल्स इफ। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये दूसरे वाली आप चेक कर लीजिए, ये मतलब होता है एलिफ का। तो एलिफ के अंदर हम क्या करेंगे, अगर एज हमारी लेस देन 18 है एंड एज ग्रेटर देन 3 है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें प्रिंट करवाना है यू आर इन स्कूल। और बाकी जितने भी केसेस बचेंगे, मतलब बाकी जितनी भी एजेस हैं उनके लिए हमें प्रिंट करवाना है यू आर अ किड या यू आर अ चाइल्ड, क्योंकि बाकी कितने केसेस बच गए, वो केसेस जिनमें एज लेस देन या इक्वल टू 3 है। अब यहां पर हमने 3 कीवर्ड्स लिखे, पहला था इफ, दूसरा था एलिफ, तीसरा है एल्स। इफ डिफाइन करता है हमारी स्टार्टिंग कंडीशन, एलिफ के अंदर हम डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप दूसरी चेक कर लीजिए, दूसरी ट्रू नहीं हुई तो तीसरी चेक कर लीजिए। अब एल्स क्या करता है, ऊपर वाली सारी कंडीशंस अगर ट्रू नहीं हुई तो हमारा एल्स एग्जीक्यूट कर जाता है। एल्स में अगर हम पहुंच गए, ये दोनों अगर फॉल्स हो गई और हम यहां पहुंच गए तो हमारे लिए ये प्रिंट हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर हम कोई भी एज डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 13 लिख दिया, तो उसके बेसिस पर हमारे पास आया यू आर इन स्कूल। अगर हमने यहाँ पर एज को 2 कर दिया तो उसके बाद आया यू आर अ चाइल्ड। तो कुछ इस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखते हैं पाइथन के अंदर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मिनी प्रोजेक्ट में पाइथन को यूज करके हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको यूज करके एक कैलकुलेटर को हम बिल्ड कर रहे होंगे। तो कैलकुलेटर को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने 2 ऑपरेटर्स लेने, यानी 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं अपने यूजर से। तो फर्स्ट नंबर को इनपुट लेने के लिए लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, अपना ऑपरेटर इनपुट ले लेंगे कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या मॉड्यूलो लेना है। तो 5 ही ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अपने ऑपरेटर को भी इनपुट कर लेते हैं एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर में ऑप्शंस क्या क्या हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो। उसके बाद प्रिंट करेंगे अपना सेकंड नंबर। तो इनपुट एंटर सेकंड नंबर। अब लगाएंगे इन ऑपरेटर्स पर हम इफ एल्स कंडीशन कि अगर प्लस है तो फर्स्ट और सेकंड का प्लस हम प्रिंट करवा दें, माइनस है तो फर्स्ट और सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट करवा दें। तो कुछ इस तरीके से इफ एल्स को लिखेंगे, इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, उस केस में प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट प्लस सेकंड को। अब इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं, यहां पर पेस्ट कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाएगा हमारा डिवाइड और यहां आ जाएगा हमारा मॉड्यूलो। और एंड में क्या करेंगे, यहां पर कर देते हैं एलिफ। अब बार बार इफ और बार बार एलिफ लिखने में क्या डिफरेंस है, एलिफ का मतलब है कि ये वाली कंडीशन तभी चेक होगी जब ये फॉल्स हो जाए, लेकिन अगर इफ लिखते यहां पर तो सारी की सारी कंडीशंस चेक ही हो रही होती, चाहे ऊपर वाली फॉल्स हुई थी या ट्रू हुई थी। और एक एल्स केस भी लिख लेते हैं। एल्स केस में लिखेंगे प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन। अब यहां पर एक चीज नोटिस करें, तो जो हमारा फर्स्ट है और वो सेकंड है, ये दोनों अभी नंबर्स नहीं है, ये दोनों अभी स्ट्रिंग्स है। तो फर्स्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर की फॉर्म में। इस कोड को रन करते हैं। रन करने के बाद हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 2, सेकंड नंबर एंटर करें उससे पहले अपना ऑपरेटर एंटर कर देते हैं। हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आउटपुट हमारा आया 4। इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार हम 5 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 2 से, तो आउटपुट आया 2.5। तो इस तरीके से हमने अपना एक मिनी कैलकुलेटर जो है बिल्ड कर लिया है, जो इफ एल्स कंडीशंस को यूज करके जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो हमें परफॉर्म करके दे देगा। तो अगर आपको पाइथन आती है, आपके पास लैपटॉप है, कभी कैलकुलेटर खराब हो जाता है, इंटरनेट आपका डाउन है और कोई कैलकुलेटर की ऐप नहीं है जो कि हाईली इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में आप पाइथन से अपना खुद का कैलकुलेटर बना सकते हैं और एग्जाम वगैरह में चीटिंग कर सकते हैं या जो भी। अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेंज। पाइथन के अंदर रेंज होती है एक नंबर्स की रेंज। रेंज का मतलब होता है एक वैल्यू से किसी दूसरी वैल्यू तक जाना। तो अगर पाइथन में हमने लिख दिया रेंज ऑफ 5, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर नंबर्स लिखना चाह रहे हैं 0, 1, 2, 3 और 4। तो 0 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं रेंज की हेल्प से, बस इसमें लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता, यानी 5 इंक्लूड नहीं होता। तो रेंज ऑफ 5 को अगर मान लीजिए हम स्टोर करवा लेते हैं नंबर्स नाम के वेरिएबल में और फिर प्रिंट करते हैं नंबर्स, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 5, जिसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये रेंज एक्चुअली एक कीवर्ड है और ये जो पैरेंथेसिस से हमें पता चल रहा है कि रेंज एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। रेंज फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर आप कोई भी नंबर पास करें तो आपको नंबर्स की एक लिस्ट, एक सीक्वेंस रिटर्न कर देता है। अब पाइथन के अंदर नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे होंगे वो है लूप। तो लूप को हम समझते हैं एक बार। मान लीजिए हमें प्रिंट करना है 1, उसके बाद प्रिंट करना है 2, उसके बाद प्रिंट करना है 3, उसके बाद प्रिंट करना है 4, उसके बाद प्रिंट करना है 5।
अब इसी तरीके से हमने 1 से लेकर 5 तक तो प्रिंट कर दी वैल्यूज, ये हमारे पास आ भी जाएंगे आउटपुट स्क्रीन पर, लेकिन हमें प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक। तो क्या हम बार बार ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग स्मार्ट लोगों का खेल है, जिसमें सारी की सारी जो मेहनत होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा काम मिनिमाइज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं लूप्स। पाइथन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप की। वाइल का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है जब तक। तो आप कोई कंडीशन दे दीजिए, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक आपका काम होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका काम रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इस वेरिएबल में असाइन कर देते हैं वैल्यू 1। अब लिखते हैं वाइल। ये वाइल पाइथन के अंदर एक कीवर्ड है, और अब लिखेंगे अपनी कंडीशन। जब तक हमारा आई जो है वो या तो लेस देन या इक्वल टू 5 रहता है तब तक आप हमारे आई को प्रिंट कर दीजिए, और यहां पर आई को हम हर बार अपडेट कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो यहां पर क्या हो रहा है, आई की शुरुआत हो रही है 1 के साथ। ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल टू 5 रहता है। हम हर बार आई को प्रिंट कर देंगे और उसमें एक इंक्रीज कर देंगे। तो इस कोड को रन करें अगर, तो हमारे लिए प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। ये कैसे प्रिंट हुआ, पहले आई की वैल्यू 1 थी, आई हमारा 5 से छोटा है तो 1 प्रिंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट की वजह से आई बढ़कर हो गया 2, 2 भी 5 से छोटा है तो 2 भी प्रिंट हो गया। इसी तरीके से सारे जो हमारे नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर अगर हमने ये अपडेट वाली कंडीशन ना लिखी होती तो उस केस में क्या होता, बार बार 1 ही प्रिंट होता, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, और एक पॉइंट आता जिसके बाद हमारे कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाता। इसीलिए ये जो लूप्स होते हैं जिनके अंदर ये वाली कंडीशन हटा दी जाती है उनको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। अपने कोड के अंदर हमें कभी भी इनफाइनाइट लूप नहीं लिखने हैं, वरना हमारा कोड क्रैश कर जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 5 की जगह 100 लिख दें तो हम 100 तक सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्रिंट करवा सकते हैं। 10,000 लिख दें तो 10,000 तक सारे नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं। और देखा आपने कितनी फास्ट प्रिंट कर दिया हमारे पूरे पाइथन कोड ने इन सारे के सारे नंबर्स को। तो इसी तरीके से कोड बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत कम टाइम लेता है हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। और इन्हीं नंबर्स को 10,000 तक ये जो नंबर्स हैं इनको हम प्रिंट करके प्रिंट करवाते तो बहुत टाइम लग जाता। अब इसके अलावा अगर हमें कोई पैटर्न वगैरह प्रिंट करने हैं, जैसे हमारे प्लेसमेंट के टाइम पर क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पर जो आई की वैल्यू है उसके इक्वल आप जो है स्टार्स प्रिंट कर दीजिए, और इसको हम कर लेते हैं 5। तो इस केस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे लिए प्रिंट होता। तो यहां पर क्या हुआ, जितने आई की वैल्यू है उतने स्टार हमारे लिए प्रिंट हो गए। तो यहां पर सबसे पहले प्रिंट हो गए 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार्स। और ये जो मल्टीप्लाई है, तो जैसे कॉन्कैटिनेट होता था कि हमारी स्ट्रिंग्स जुड़ जाती थी, वैसे ही मल्टीप्लाई भी काम करता है। किसी भी नंबर को आप किसी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्ट्रिंग उतने ही टाइम्स हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हेलो होता तो यहाँ पर 1 बार हेलो आता, यहाँ पर 2 बार हेलो आता, यहाँ पर 3 बार हेलो। अब वो स्टार्स का पैटर्न अगर हमें उल्टा प्रिंट करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर कर देना है i इज इक्वल टू 5, यहाँ पर कर देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां हमें प्रिंट कर देना है स्टार, और +1 की जगह अब कर देना है -1। तो हमारा जो पैटर्न है अब उल्टा प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा ट्राइंगल उल्टा होकर स्क्रीन पर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारे वाइल लूप्स काम करते हैं पाइथन के अंदर। अब बात करेंगे फॉर लूप्स की। फॉर लूप्स को पाइथन के अंदर यूजुअली हम जो है लिस्ट एक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर आइटरेट करने के लिए, उसके ऊपर लूप लगाने के लिए यूज करते हैं। मतलब फॉर लूप को यूज किया जाता है बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट होता है या सीक्वेंस होता है नंबर्स का, उसके आइटम्स को लेने के लिए। जैसे अगर हमने एक रेंज जो थी डिफाइन की थी 0 से लेकर 4 तक, इस रेंज के हमें सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई। तो यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स जो रेंज के अंदर हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया, फॉर कीवर्ड यूज किया। उसके बाद लिखा जो भी आइटम है हमारा, इसको हम आइटम भी लिख सकते थे, यहाँ भी आइटम कर देते,
इन कीवर्ड लिखा और फिर लिखा रेंज। तो रेंज के अंदर जितने भी हमारे आइटम हैं वो सारे के सारे आइटम्स हमारे लिए प्रिंट हो गए हैं। अब मान लीजिए हमें 0 से 4 नहीं 1 से 5 प्रिंट करवाना था, तो यहाँ हर बार प्रिंट करवा देते आइटम +1। तो इस तरीके से +1 हो जाता उन सारे के सारे आइटम्स में, तो 1 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर्स हमारे लिए प्रिंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है पाइथन में। अब बात करते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट की। तो अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स पढ़े हैं जिसमें आ गया था स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इसके बाद होता है लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट के अंदर हम काफी सारी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। जैसे अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है तो मान लीजिए हमें अपने मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मार्क्स को हम एक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट को बनाने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं इनका यूज करते हैं। इसके अंदर अपने मार्क्स स्टोर कर लेते हैं, पहले इंग्लिश के मार्क्स, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स, फिर फिजिक्स के मार्क्स। तो इस तरीके से हमने मार्क्स को स्टोर कर लिया एंड उसके बाद अगर इन मार्क्स को प्रिंट करवाना है तो करवा देते हैं प्रिंट मार्क्स। कोड को रन किया तो हमारे लिए हमारी सारी की सारी जो मार्क्स हैं वो प्रिंट हो गए। तो ये जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है ये एक लिस्ट है। अब ऐसा नहीं है, लिस्ट के अंदर सेम टाइप के जो सारे के सारे डेटा होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर अगर हम मैथ्स स्टोर करवाना चाहें और उसको रन करें तो हमारे लिए वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हमें कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करवाने तो उसको कैसे प्रिंट करवाएं? उसको हम प्रिंट करवाएंगे मार्क्स के सामने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखकर। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस भी इंडेक्स वाले मार्क्स हमें प्रिंट करवाने हैं वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए हमें 0th इंडेक्स पर जो मार्क्स हैं वो प्रिंट करवाने हैं, तो ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 2 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स वाले मार्क्स हमारे लिए प्रिंट हो जाएंगे विच इज 95। फर्स्ट वाले प्रिंट करवाने हैं तो वो हो जाएंगे विच इज 98। अब यूजुअली बाकी लैंग्वेजेस में जो इंडेक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। यहां भी हमने बात की तो इंडेक्स किस तरीके से बढ़ रहा है 0 1 2 3 4, लेकिन पाइथन के अंदर जो इंडेक्स होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने 1 लिखा तो इसको हम -1 भी लिख सकते हैं। -1 का मतलब है या माइनस का मतलब है पाइथन के अंदर इंडेक्स में कि पीछे से गिनती शुरू कर दीजिए। तो -1 यानी हमारा लास्ट आइटम, तो इसको हमने प्रिंट करवाया तो 97 हमारे लिए प्रिंट हो गया। उसी तरीके से यहाँ -2 लिखते तो उस केस में हमारे लिए प्रिंट हो जाता 98। तो माइनस यानी पीछे से गिनती शुरू कर रहे हैं, ये आ जाता है -1 पर, ये आ जाता है -2 पर, ये आ जाता है -3 पर। अब -4 अगर प्रिंट करवाएं तो उस केस में हमारे लिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा क्योंकि इससे पीछे पीछे होते हुए कुछ नहीं है। अब अगर मान लीजिए हमें लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं चाहिए, सिर्फ हमें फर्स्ट 2 इंडेक्स वाले जो मार्क्स है उनके लिए चाहिए, तो उसके लिए हम एक नई लिस्ट बना सकते हैं। नई लिस्ट कैसे बना सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं मार्क्स, फिर लिखेंगे कौन से स्टार्टिंग इंडेक्स से कौन से एंडिंग इंडेक्स तक आपको लिस्ट चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे लिए हो जाएगा 0 और एंडिंग इंडेक्स हमारे लिए हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये जो एंडिंग इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होता। तो 0:2 का मतलब है कि 0 और 1 ही इंक्लूड होंगे, 2 नहीं इंक्लूड होगा। तो इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं तो हमारे लिए आउटपुट में आ गया 95 और 98। इसी तरीके से 1 और 3 का मतलब होता कि 1 भी ले रहे हैं 2 भी ले रहे हैं, 3 तो इंक्लूड होगा नहीं पर 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो उस केस में प्रिंट हो जाता है 98 और 97। अब ये जो पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है इसके हर एक आइटम को, हर एक मार्क्स को, हर एक स्कोर को निकाल कर हम इस पर एक लूप लगा सकते हैं। कौन सा लूप लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे फॉर लूप। तो लिखेंगे फॉर स्कोर इन मार्क्स, प्रिंट हमारा स्कोर। तो ये स्कोर हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा, पहले 95 प्रिंट होगा, फिर 98 प्रिंट होगा, फिर 97। तो एक एक करके हम मार्क्स के सारे स्कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मार्क्स, ये जो लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट के ऊपर भी काफी सारे ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे वैसे ही हम यहाँ पर लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जिसकी हम बात करेंगे वो है अपेंड ऑपरेशन। अपेंड का इंग्लिश में मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना। तो अगर हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लिए हैं और हमें मैथ्स के भी मार्क्स इसमें ऐड करने हैं, हम लिखेंगे मार्क्स डॉट अपेंड और उसके अंदर क्या पास करेंगे, जो भी नए मार्क्स हमें ऐड करने हैं। तो मैथ्स के 99 अगर हमें ऐड करने हैं तो वो हमने ऐड कर दिए। उसके बाद एक बार प्रिंट कर लेते हैं अपने मार्क्स को। तो हमारे मार्क्स में अब 99 एंड में जो है
ऐड हो गया है या अपेंड हो गया है। इसके अलावा हम इंसर्ट भी कर देते हैं। मान लीजिए अपेंड से तो हम आखिरी में कुछ जोड़ पा रहे हैं, हमें बीच में किसी इंडेक्स पर जाकर कुछ जोड़ना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट का यूज करते हैं। तो यहां पर अपेंड को हटाकर कर देंगे इंसर्ट। अगर हमें शुरुआत में अपने मैथ्स के मार्क्स डालने हैं तो सबसे पहले इंडेक्स लिखना पड़ेगा। शुरुआत के लिए इंडेक्स है 0 और मार्क्स होंगे हमारे 99। तो इसको रन करेंगे तो 99 अब शुरुआत यानी स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में चला गया है। इसके अलावा अपनी लिस्ट में कौन सा आइटम एग्जिस्ट करता है, कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम वो भी चेक कर सकते हैं। उसको कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए हमें चेक करना है कि हमारे जो नंबर 99 है अब हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए प्रिंट कर देंगे 99 इन मार्क्स। तो ये इन कीवर्ड क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या 99 मार्क्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हाँ एग्जिस्ट करता है, इसलिए प्रिंट हो गया हमारे लिए ट्रू। अगर हम यहां सर्च करते 93 तो उसके लिए प्रिंट होता फॉल्स। अब एक और ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। मार्क्स के साथ हमेशा उसकी लेंथ हमें मिल जाती है कि हमारी जो लिस्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी लेंथ क्या है। तो यहां पर अगर हम प्रिंट कर दें LEN और उसके अंदर पास कर दें अपने मार्क्स, तो हमारे जो मार्क्स लिस्ट है उसकी पूरी लेंथ हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी, यानी 4 हमारे लिए प्रिंट हो गया। अगर मैथ्स के मार्क्स हटाकर हमें प्रिंट करवाना होता तो हमारे लिए उस केस में प्रिंट होता 3। तो अभी तक मार्क्स के ऊपर हमने आइटरेट किया फॉर लूप की हेल्प से। अगर वाइल लूप की हेल्प से करना चाहे तो हम लेंथ को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे i = 0। अब लिखेंगे अपना वाइल लूप। वाइल हमारा जो i है वो लेस देन रहता है लेंथ ऑफ मार्क्स से, तब तक हम प्रिंट करते रहेंगे मार्क्स ऑफ i और i को कर देंगे अपडेट बाय 1। तो इसमें केस में क्या हुआ, वाइल लूप की हेल्प से हमारे जो स्कोर्स हैं, हमारे जो मार्क्स हैं वो एक एक करके हमारे लिए प्रिंट हो गए। अब अगर हमें इस पूरे के पूरे लिस्ट को खाली करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ऑपरेशन यूज करेंगे marks.clear। क्लियर की हेल्प से अगर हम इसके बाद प्रिंट करवाएं अपना मार्क्स तो एक खाली लिस्ट प्रिंट होगी। तो क्लियर क्या कर देगा, सारी की सारी लिस्ट को खाली कर देगा। तो ये हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं अपनी लिस्ट के ऊपर। अब बात करने वाले हैं हम ब्रेक एंड कंटिन्यू की। अब ब्रेक और कंटिन्यू 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारी पाइथन के अंदर। ये कीवर्ड C++ और जावा के अंदर भी होते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इन कीवर्ड्स का मतलब क्या है। सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो स्टोर्ड होंगे, राम, श्याम, किशन, राधा, राधिका। तो ये कुछ 5 स्टूडेंट्स के नाम हैं, ये हमने स्टोर कर लिए हैं। अब हमारा काम क्या है, हमें इन सारे के सारे नाम को एक एक करके प्रिंट करवाना है। और प्रिंट करवाते हुए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही राधा का नाम आ जाए उसके बाद हमें कोई नाम प्रिंट नहीं करवाना, यानी सिर्फ राम से लेकर जब तक राधा का नाम नहीं आता तब तक वाले सारे नाम प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे, हम लगाते हैं फॉर लूप फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। हम प्रिंट करवाते रहेंगे अपने स्टूडेंट को, लेकिन जैसे ही अब यहां पर हम फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो ये एक नया यूज केस है, इसको ध्यान से हमें देखना चाहिए। अगर हमारे स्टूडेंट का जो नाम है वो इक्वल हो जाए राधा के, तो उस केस में हम कर जाएंगे ब्रेक। इस चीज का क्या मतलब है कि फॉर मतलब हमने सारे के सारे स्टूडेंट्स पर आइटरेट कर लिया, हम हर बार प्रिंट तो करवा रहे हैं स्टूडेंट को, पर जैसे ही हमारे स्टूडेंट का नाम राधा हो जाता है उससे पहले हम कर जाएंगे ब्रेक। ब्रेक यानी उस लूप को तोड़कर उससे बाहर निकल जाना, यानी अब इसके बाद लूप खत्म हो जाए। तो जहां भी हमें लूप को खत्म करना होता है वहां हम ब्रेक कीवर्ड का यूज कर देते हैं। अब इसको अब रन करेंगे तो सिर्फ राम, श्याम और किशन प्रिंट होगा, राधा और उसके बाद वाला जो नाम है वो प्रिंट नहीं होगा। अब इसके अलावा एक और कीवर्ड होता है कंटिन्यू। तो मान लीजिए ऐसा केस होता जिसमें किशन जो है ये हमारी क्लास का स्टूडेंट तो था, पर अब ये क्या हुआ, इसके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया किसी और स्टेट में और अभी ये शिफ्ट हो गया है, तो इसने स्कूल से नाम कटवा लिया है और इसका नाम अब लिस्ट में प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो अब हमें किशन के अलावा बाकी सबका नाम प्रिंट करना है। तो यहां पर कंडीशन में चेंज कर देते कि अगर स्टूडेंट इज इक्वल टू किशन है तो उस केस में कंटिन्यू करिए, मतलब हमारा जो लूप है उसको एक और बार रन कर दीजिए, अभी वाले लूप का कोई काम मत करिए। तो इसको रन करेंगे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट हो जाएंगे, बस एक किशन का नाम प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यू काम करता है पाइथन के अंदर।
अब नेक्स्ट जिस स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं पाइथन में, उसका नाम है टपल। अब टपल जो है वो लिस्ट की तरह ही होता है, बस इम्यूटेबल होता है। यानी एक बार आपने टपल बना दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिस्ट के अंदर तो हम चीजें इंसर्ट कर पा रहे थे, अपेंड कर पा रहे थे, उसको क्लियर कर पा रहे थे, तो उस तरीके का एडिशन, मॉडिफाइंग या डिलीट ऑपरेशन हमारे टपल्स के अंदर नहीं होता। तो अगर हमें मार्क्स का एक टपल डिफाइन करना होता तो यहां पर हम लिखते हैं मार्क्स इज इक्वल टू, अब टपल को हम डिफाइन करते हैं पेरेंथेसिस की फॉर्म में। जैसे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया करते थे, अब हम यूज करेंगे अपने पेरेंथेसिस। मार्क्स के अंदर स्टोर करेंगे अपने मार्क्स, 95 फॉर इंग्लिश, 98 फॉर केमिस्ट्री, 97 फॉर फिजिक्स। अब मान लीजिए अगर हमें मैथ्स के मार्क्स भी करने इनपुट, या हम 0th इंडेक्स पर 95 नहीं रखना चाहते, 99 रखना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, मार्क्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 99। पर यहां पर हमारे लिए एक एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि यहां पर हम अपने टपल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये चीज हम नहीं कर सकते। तो टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं। अब टपल्स के ऊपर दो ऑपरेशंस की हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहला ऑपरेशन ये है कि वो काउंट कर लेता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी बार है। जैसे 97 को हमने अगर 3 बार लिख दिया और यहां पर हम प्रिंट करवाना चाहें और हमें काउंट करना है कि 97 कितनी बार आया, तो लिखेंगे मार्क्स डॉट काउंट। काउंट के अंदर 97 को काउंट करना चाहेंगे तो 97 पास करेंगे और 3 हमारे लिए प्रिंट हो गया। अब 95 देखना है कितनी बार आया, तो उसके लिए 1 प्रिंट हो गया। ऐसे ही अगर किसी भी नंबर का हमें इंडेक्स देखना हो टपल के अंदर, तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे मार्क्स डॉट इंडेक्स। अब जिस भी नंबर का हमें इंडेक्स देखना है, मान लीजिए 97 का हमें इंडेक्स देखना है, तो 97 अगर 3 बार आ रहा है तो पहली बार जब 97 आएगा उसका इंडेक्स हमारे लिए प्रिंट होगा, तो 2 हमारे लिए प्रिंट हुआ। 0 पर है 95, 1 पर है 98, 2 पर है 97 पहली बार। तो इस तरीके से हमारा टपल काम करता है। नेक्स्ट जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे पाइथन के अंदर, उसका नाम है सेट। अब सेट्स के बारे में हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है। सेट्स क्या हुआ करते थे, जैसे अगर हमें काफी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका कलेक्शन स्टोर करवाना है, लेकिन सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को रखना है, डुप्लीकेट्स नहीं रखने, तो उस केस में हम सेट का यूज किया करते थे। वैसे ही सेट होते हैं पाइथन के अंदर। अब जैसे अगर हमें टपल को एक सेट बनाना है, तो उसके लिए बस यहाँ पर ये ब्रैकेट चेंज कर देंगे और यहाँ पर ले आएंगे कर्ली ब्रेसेस। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जब स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं तब होती है हमारी लिस्ट, जब पेरेंथेसिस आते हैं तब होता है हमारा टपल, और जब कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं तब होता है क्या, हमारे लिए हमारा सेट। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अब एक और स्पेशल चीज की टपल्स के अंदर ये पेरेंथेसिस लगाना कंपलसरी नहीं है। यानी अगर आप लिखेंगे पर्सन इज इक्वल टू राम कॉमा श्याम कॉमा अभी, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बाय डिफॉल्ट एक टपल होगा। इसको प्रिंट करवाएं अगर पर्सन, तो हमारे लिए प्रिंट होकर आ रहा होगा एक टपल। तो ये पेरेंथेसिस जो है वो कंपलसरी नहीं होते, ऑप्शनल होते हैं, लेकिन कोड अच्छा रहे, पढ़ने वाले को पता चले कि हमने क्या प्रिंट करवाने की कोशिश की है, क्या यूज करने की कोशिश की है, इसीलिए पेरेंथेसिस को हम यूज करते हैं। तो यहां पर हमने सेट को डिफाइन कर लिया। अब इस सेट के अंदर हमारा जो 97 है वो 3 बार है, लेकिन अगर हम अपने मार्क्स को प्रिंट करवाएं तो 97 सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। एक बार इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि सेट के अंदर यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर मार्क्स ऑफ 0 प्रिंट करवाने की कोशिश करें तो उसके लिए एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि मार्क्स के अंदर, सेट्स के अंदर इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पर पड़ी है कोई आइडिया नहीं है। आपको अगर इसके ऊपर आइटरेट करना है तो आप एक लूप ही चला सकते हैं, आप इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते वैल्यूज को। इसे हम हटा लेते हैं और अब करते हैं इसको रन, तो हमारे लिए एक एक करके हमारे सारे स्कोर्स जो हैं प्रिंट हो गए। अब सिंस सेट्स के अंदर हमारे इंडेक्स नहीं होते, इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड कहा जाता है। ऑर्डर यानी एक फिक्स्ड सीक्वेंस होना चीजों का, तो जहां पर इंडेक्स होता है उसको ऑर्डर्ड कहते हैं, सेट्स के अंदर इंडेक्स नहीं होता तो उसको अनऑर्डर्ड कहते हैं। अब सेट्स के जैसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है पाइथन में जिसको कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। जैसे अगर हमें सिंगल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसको या तो टपल में करेंगे, सेट में करेंगे या फिर लिस्ट में करेंगे, लेकिन स्टूडेंट के साथ हमेशा उसकी पेरेंट की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। की और वैल्यू दो पेयर्स में इंफॉर्मेशन जब स्टोर होती है तो वो डिक्शनरी में स्टोर होती है। जैसे यही इसी मार्क्स को अगर हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहें
तो उसके लिए कुछ इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर लिखेंगे अपनी की, हमारी की है इंग्लिश, और फिर लगाएंगे अपना कोलन, फिर स्टोर करेंगे इंग्लिश के मार्क्स 95, कॉमा, फिर स्टोर करेंगे केमिस्ट्री के मार्क्स, कोलन 98। तो इस तरीके से हम पहले अपनी की जो है वो हमने सब्जेक्ट रखी है, अपनी वैल्यू हमने मार्क्स रखी है। अगर हम पेरेंट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते तो इंफॉर्मेशन नाम का एक डिक्शनरी हम बना लेते। पहले होता राम, जो स्टूडेंट है उसके फादर का नाम मान लीजिए है बालकिशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट पेरेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते। अब अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो उसको कैसे एक्सेस करें? मान लीजिए प्रिंट करवाना है केमिस्ट्री के मार्क्स को, तो यहां लिखेंगे प्रिंट मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले इंडेक्स में जो नंबर लिखा करते थे, अब उस नंबर की जगह हम पूरा का पूरा की लिख सकते हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री को हमने एज इंडेक्स पास कर दिया और हमारे लिए केमिस्ट्री के मार्क्स प्रिंट होकर आ जाएंगे विच इज 98। अब अगर हमें कोई नए मार्क्स ऐड करने हैं तो उसको कैसे ऐड करें? यहां पर लिख सकते हैं मार्क्स। अब उसके बाद हमें फिजिक्स के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, तो पहले फिजिक्स के मार्क्स ऐड कर लेते हैं 97। अब क्या करेंगे? प्रिंट करवा देंगे अपने मार्क्स को। तो यहाँ इंग्लिश भी आ गया, यहाँ केमिस्ट्री भी आ गया और अब यहाँ पर फिजिक्स भी आ गया। अब एग्जिस्टिंग मार्क्स को हम चेंज भी कर सकते हैं डिक्शनरी में, यानी फिजिक्स के मार्क्स को हमें 97 की जगह अगर 99 बनाना है तो क्या करेंगे? मार्क्स ऑफ फिजिक्स इज इक्वल टू 99 और उसके बाद प्रिंट करवाएंगे अपने मार्क्स। तो यहां पर ये जो फिजिक्स के मार्क्स हैं ये सेकंड लाइन में हमारे पास चेंज होकर प्रिंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस की। जैसे हमारे पास एक टीवी का रिमोट होता है, तो रिमोट के डिफरेंट डिफरेंट बटन्स को दबाने से डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे वहां पर वॉल्यूम बटन में अगर हम प्लस प्लस दबाते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, माइनस माइनस दबाते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होती चली जाएगी। तो हर बटन एक डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही पाइथन के कोड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं प्रोग्राम के, हर एक पार्ट एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और अगर ये पार्ट कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है तो इसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। तो अब तीन तरीके के फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहले होते हैं हमारे इनबिल्ट फंक्शन, दूसरे होते हैं हमारे मॉड्यूल फंक्शंस और तीसरे होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी जो यूजर डिफाइन करता है जिनको हम लिख रहे होंगे। अब इनबिल्ट फंक्शंस को हम ना चाहते हुए भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनबिल्ट फंक्शन यानी जैसे हमने इंट को पढ़ा था हमारे टाइप कन्वर्जन में, या फिर str को पढ़ा था, या अपने बूल को पढ़ा था। ये जो फंक्शंस होते हैं ये होते हैं हमारे इनबिल्ट फंक्शन जो पाइथन के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं और इनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे मॉड्यूल फंक्शन। अब जावा के अंदर मॉड्यूल्स क्या होती हैं? जब रिलेटेड फंक्शंस और रिलेटेड वेरिएबल्स को एक ही फाइल में स्टोर कर दिया जाता है, उस फाइल को हम नाम देते हैं पाइथन में मॉड्यूल। अब काफी सारी मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करती हैं पाइथन के अंदर, उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और इनके फंक्शन से हम अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे ऐसी एक मॉड्यूल का एग्जाम्पल है हमारी मैथ मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें अपने कोड में लिखना पड़ता है इंपोर्ट मैथ। अब मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारे काफी सारे फंक्शंस हैं जो पहले से लिखे हुए हैं। इन फंक्शंस को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? dir ऑफ मैथ। तो जैसे ही हम dir ऑफ मैथ ये लाइन लिखकर प्रिंट करवाएंगे, वैसे ही सारे के सारे ये जो फंक्शंस हमारे लिए स्क्रीन पर प्रिंट हो रहे हैं ये सारे हमारे मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं। अब इनमें से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर हम पिक कर लें, तो मान लीजिए हमने पिक कर लिया स्क्वायर रूट। अब अगर हमें सिर्फ ये स्क्वायर रूट फंक्शन चाहिए, बाकी का मॉड्यूल की हमें जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt। और ये sqrt फंक्शन क्या करता है? हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न कर देता है। तो यहां अगर हम प्रिंट करवाएं sqrt ऑफ 4, तो उस केस में हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्रिंट होगा विच इज 2.0। ऐसे यहां पर 4 की जगह कर दें 16 तो प्रिंट होगा 4.0। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक फंक्शंस भी हम ले सकते हैं पूरे का पूरा मॉड्यूल लेने की बजाय। मान लीजिए सारे के सारे फंक्शंस एक साथ चाहिए, तो यहां पर हम कर देते हैं स्टार। स्टार यानी सारे के सारे, सिलेक्ट ऑल। तो उस केस में सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे और स्क्वायर रूट को हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे।
अब जो तीसरे टाइप के फंक्शन होते हैं पाइथन में वो होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिनको यूजर यानी हम प्रोग्रामर्स खुद बनाते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या रहता है? सिंटैक्स यानी किसी भी चीज को लिखने का सही तरीका। तो अभी तक जो हम प्रॉपर कीवर्ड्स यूज कर रहे थे, प्रॉपर चीजें यूज कर रहे थे, स्पेस यूज कर रहे थे, वो सब सिंटैक्स था पाइथन का। अब फंक्शंस को लिखने का सिंटैक्स रहता है कि पहले आप लिखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन यानी DEF, यहां पर हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम कोई वेरिएबल होता है जो हम खुद से दे सकते हैं कि हम अपने फंक्शन का नाम ये रखना चाहते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स लिखते हैं। पैरामीटर्स यानी कोई फंक्शन हो सकता है, कोई इनपुट ले रहा हो एंड उस इनपुट के बेसिस पर कुछ आउटपुट रिटर्न कर रहा हो। जैसे अगर कैलकुलेटर को हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो कैलकुलेटर जो ऑपरेटर लेगा उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आउटपुट आने वाला है, तो वो बन जाएगा कैलकुलेटर का पैरामीटर। तो पैरामीटर आता है, उसके बाद आता है कोलन, एंड फाइनली अंदर हमें जितनी भी लाइंस लिखनी होती है एक साथ, जो ब्लॉक ऑफ कोड हमें लिखना होता है फंक्शन का, उसको हम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक फंक्शन लिखना चाहते हैं। ये फंक्शन क्या करता है? दो नंबर्स का सम है उसको प्रिंट करवाता है। तो फंक्शन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे DEF। फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं प्रिंट सम। अब प्रिंट सम के बाद लिखेंगे पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर क्या लेंगे? दो नंबर्स लेंगे। पहला होगा हमारा फर्स्ट, दूसरा होगा हमारा सेकंड। फिर लिखेंगे कोलन। अब ये फर्स्ट और सेकंड हमारे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम कोई नंबर पास कर रहे होंगे, और यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे फर्स्ट प्लस सेकंड को, और यहां से कॉल लगाएंगे। कॉल करना किसी भी फंक्शन को मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, उसको रन करवाना। तो प्रिंट सम को कॉल करने के लिए लिखेंगे प्रिंट सम पेरेंथेसिस, उसके अंदर पास कर देंगे पैरामीटर्स, जो भी उसको हम पैरामीटर्स देना चाहते हैं। फर्स्ट में देना चाहते हैं 1, सेकंड में देना चाहते हैं 2, और ये प्रिंट सम जो है वो हमारे लिए सम को प्रिंट करवा देगा। तो इसको रन करते हैं तो 1 और 2 का सम हमारे पास डायरेक्टली प्रिंट हो गया, विच इज 3। अब मान लीजिए कि हमें सिर्फ क्या करना है, एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू रख लेनी है। जैसे सेकंड जो नंबर है उसमें अगर कुछ भी नहीं पास हुआ तो हमारे लिए सेकंड 4 बन जाए। तो मान लीजिए हमने 2 की जगह कुछ भी पास नहीं किया, सिर्फ 1 पास किया, तो उस केस में वो बाय डिफॉल्ट सेकंड को 4 ले लेगा और 1 और 4 का सम हमें दे देगा, विच इज गोइंग टू बी 5। तो कुछ इस तरीके से हमारे फंक्शंस हमारे पाइथन के अंदर काम करते हैं। तो आई होप कि पाइथन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो हमें अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हम पाइथन के अंदर ऊप्स को सीख सकते हैं। या फिर अगर हम मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर हम उससे रिलेटेड मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं, फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ सकते हैं पाइथन में। और अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो जैंगो नाम के फ्रेमवर्क को हम सीख सकते हैं। आई होप कि आपकी आने वाली पाइथन की जर्नी अच्छी रहेगी। इसके अलावा पाइथन से रिलेटेड किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, मशीन लर्निंग या AI से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।